सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 के टॉपिक नंबर 4 की, और जो है हमारा टेट्रासाइक्लिन्स। हम जानेंगे इस वीडियो में कि टेट्रासाइक्लिन्स क्या होते हैं और इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। और फिर हम जानेंगे इसके सार के बारे में और मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो सार को लर्न करने का मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताऊँगा, तो उसे आप ध्यान से देख लेना। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 में हम सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का जो इंट्रोडक्शन देख चुके हैं एक वीडियो में। उसके बाद हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उसमें हम 2 ड्रग्स के बारे में जान चुके हैं, जो है हमारा पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स। तो पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में हम जान चुके हैं पिछली प्रीवियस 2 वीडियोज़ में। और इसमें हमारी जो नई जो क्लास है ड्रग्स की, टेट्रासाइक्लिन्स, हम उसके बारे में जानेंगे। तो बीटा लैक्टम की जो 2 वीडियोज हैं वो पहले आ चुकी हैं और वो कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, तो आप जाके उन्हें देख लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेट्रासाइक्लिन। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेट्रासाइक्लिन क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम टेट्रासाइक्लिन्स क्या होते हैं। तो पहले पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन्स आर ऑक्टाहेड्रल नेफ्थसीन डेरिवेटिव्स। तो एक हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं नेफ्थसीन। तो उसमें जो है ऑक्टाहेड्रल रिंग्स होती हैं और उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो उससे क्या हमारा टेट्रासाइक्लिन बनता है। तो ऑक्टाहेड्रल नेफ्थसीन का जो एक डेरिवेटिव होता है टेट्रासाइक्लिन, तो उसी को बोलते हैं हम टेट्रासाइक्लिन। और बात करें हम, जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं वो क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं नेचर में। तो यानी अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, और जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर क्या है हमारे तो बैक्टीरिया के अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी उसके अंदर डीएनए आरएनए की जो प्रोसेस है, तो उसमें क्या है प्रोटीन सिंथेसिस होती है। यानी प्रोटीन से क्या है, जैसे हम जब खाना खाते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम क्या है उससे काम करते हैं अपने, जो भी हमारे रहते हैं। तो उसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर क्या है प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जिससे क्या है उसके मल्टीप्लिकेशन होते जाते हैं। यानी 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से 8 बन जाते हैं। इस तरह से जो है प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है, उससे जो है बैक्टीरिया के जो है मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। तो ये जो हमारे ड्रग्स होते हैं टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर की जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको रोक देते हैं। तो इससे क्या है बैक्टीरिया की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है वहीं पे, और कुछ टाइम बाद जो है बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो कुछ इस तरह से जो है हमारे टेट्रासाइक्लिन काम करते हैं। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है एंटीबायोटिक्स। और अगले पॉइंट की हम बात करें तो टेट्रासाइक्लिन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम सॉइल एक्टिनोमाइसिट बैक्टीरिया। तो इस पॉइंट का मतलब है कि एक सॉइल होती है, सॉइल में हमारे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जिसका नाम रहता है एक्टिनोमाइसिट। तो उस बैक्टीरिया से जो है टेट्रासाइक्लिन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये दोनों तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो दोनों तरह के बैक्टीरिया पे जो है असर करता है। और अब बात करें हम इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं रहता है। इसमें क्या है 4 रिंग्स रहती हैं, जिसकी वजह से हम क्या है इसे टेट्रासाइक्लिन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है 4 रिंग प्रेजेंट रहती हैं, 1 2 3 4। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम ऑक्ट्राहाइड्रोनेफ्थसीन। और इसी से जो है, और इसी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारा टेट्रासाइक्लिन। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम ऑक्ट्राहाइड्रोनेफ्थसीन भी बोलते हैं और इसको हम जो है टेट्रासाइक्लिन भी बोलते हैं। तो पहले आपको स्ट्रक्चर देख लेना है, उसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और इससे जो है बार बार आपको बना के देखना है ना। और बात करते हैं अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, किस तरह से काम करता है। तो टेट्रासाइक्लिन जो है हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। तो जो हमारे पहले जो पेनिसिलिन और जो सेफेलोस्पोरिन्स थे, तो वो क्या करते थे, जो बैक्टीरिया की जो ऊपर की जो सेल वॉल है इसको जो है पंक्चर कर देते थे। तो वो जो है सेल वॉल पे अटैक करते थे। इससे क्या है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पंक्चर हो जाती थी, उसके अंदर का जो मटेरियल है वो क्या है बाहर निकल जाता था। और ये क्या कहते हैं हमारे जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं वो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जाके उसकी जो अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है उसको रोक देते हैं। तो कुछ इस तरह से जो काम करते हैं हमारे टेट्रासाइक्लिन्स। तो टेट्रासाइक्लिन्स रिवर्सिबल बाइंड विद द 30S राइबोसोम। तो इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और उसमें जो है डीएनए और आरएनए पे जाके ये असर करता है। तो जो 30S जो राइबोसोम होता है, और वो क्या है प्रेजेंट होता है हमारी ए साइड पे, यानी जो असेप्टर साइड रहती है। तो बैक्टीरिया के अंदर के एक साइड रहती है असेप्टर, तो वो जो है बाहर से जो चीज़ें आती हैं वो उनके साथ बाइंड करी जाती हैं। तो इस तरह से जो उस असेप्टर साइड पे क्या है जो है टेट्रासाइक्लिन्स जो है बाइंड हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं अटैचमेंट ऑफ अमीनोसाइल एंड आरएनए। तो उसके अंदर जो है जो सिंथेसिस हो रही होती है, तो उसमें क्या है जो अमीनो एसाइल और आरएनए वो क्या है उसमें अटैच हो जाते हैं आपस में।
तो ये एक तो जो अटैचमेंट को रोकते हैं कि इन दोनों को अटैच नहीं होने देते, अमीनो एसिड और आरएनए को, और क्या है टर्मिनेट कर देते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस को, है ना। तो उसमें जो एक ट्रांसलेशन प्रोसेस भी होती है, इसको भी जो है टर्मिनेट कर देते हैं। तो जो टेट्रासाइक्लिन रहते हैं वो क्या करते हैं, 30S राइबोसोम पे जाके बाइंड हो जाते हैं और फिर जो है अटैचमेंट को रोक देते हैं अमीनो एसिड और आरएनए के, है ना, और टर्मिनेट कर देते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस को। तो ये कुछ इस तरह से जो है फंक्शन करते हैं। तो इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको जस्ट इसे नॉर्मल तरीके से लर्न करना है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, और थोड़े बहुत ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे इसमें से। और इसके अगर यूजेज की हम बात करें तो ये एक्ने में यूज होती है, और जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन रहते हैं यूटीआई, उसमें भी जो यूज होती है। उसके बाद जो है एप्थोल्मिक, और जैसे स्किन वगैरह पे जो है लोशन वगैरह लगाए जाते हैं, उस तरह से भी जो है तो स्किन के ऊपर जो है काम करने के लिए इसे बनाया जाता है। और अपॉन आरटीआई, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है ये 2-3 चीज़ों में यूज होती है। तो इसके कुछ नॉर्मल से यूज है और जिसमें ये इस्तेमाल होती है। और अब बात करेंगे हम इसके सार की। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो स्टीरियो केमिस्ट्री रहती है उसे आपको हर जो है मेडिसिन के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में बस आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताना रहता है कि कितने उसमें OH जुड़े हैं, है ना। और उसमें अगर कोई एमाइड ग्रुप है तो उसके बारे में लिख देना है आपको कि इसमें एक एमाइड ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो उसके बारे में आपको लिख देना है। ऐसी जो आपको 3-4-5 लाइनें लिखती हैं। तो मैंने जो उसे नोट में कंसीडर नहीं किया है क्योंकि वो ज़रूरी नहीं लगा मुझे। तो नोट्स मैंने काफ़ी छोटी रखने की कोशिश की है ताकि जो एग्जाम में केवल जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस वही इसमें कवर हो पाए। तो उसे हमने स्किप कर दिया है, उसे आप चाहो तो अलग से जो है लिख लेना आराम से। बस उसके स्ट्रक्चर को आपको देखते जाना है और उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है। जैसे 4 रिंग जुड़ी हुई है, कुछ पॉइंट ऐसे बना के लिख सकते हैं कि 4 साइक्लिक रिंग्स आर फ्लूइड विद ईच अदर। तो इस तरह से आप एक पॉइंट लिख सकते हो। और उसके बाद जो है 4 हाइड्रोक्सी जो है उसमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो है आप अलग अलग पॉइंट बना सकते हो। तो स्टीरियो केमिस्ट्री आप अपने हिसाब से देख लेना, वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा तो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि ज़्यादातर में जो है सार पूछा जाता है। तो सार के बारे में हम देख लेते हैं और इसे हमें कैसे लिखना है उसके बारे में भी आपको देख लेना है। तो सबसे पहले जो कंपलसरी चीज़ है सार को लिखने के लिए, तो उसे आपको रटना नहीं है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी मैं बात करूँ तो उसका स्ट्रक्चर जो है आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो आपको उसे कम से कम 10 बार बना के देखना है, और आपको जब ये याद हो जाएगा तो आप सार खुद से ही लिख दोगे, है ना। तो सबसे पहले अगर पॉइंट की मैं बात करूँ सार की, तो द 4 साइक्लिक रिंग्स फ्यूज्ड विद ईच अदर आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो जैसा कि मैंने आपको पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन के जो स्ट्रक्चर में और उसके सार के बारे में बताया कि जो जो स्ट्रक्चर में चीज़ें दी हैं वो सारी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी होती हैं, यानी उनमें से अगर कोई भी चीज़ नहीं हुई तो वो एक्टिविटी उसकी जो है घट जाएगी या फिर जो है काम नहीं करेगा। तो उसमें जो भी चीज़ दी है तो वो क्या है, एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको बस यही लिख देना है कि जो 4 साइक्लिक रिंग दी हैं, यानी 1 साइक्लिक रिंग, 2, 3, 4, तो ये जो 4 साइक्लिक रिंग्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ फ्लूइड हैं। तो फ्लूइड होना ही क्या है, एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, है ना। और द ऑक्टा हाइड्रोनेफ्थसिन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो ये जो पूरी रिंग है ये भी क्या है, एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है। तो 4 साइक्लिक रिंग्स एक दूसरे के साथ फ्लूइड है तो ये भी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है। और ये जो है ऑक्टा हाइड्रोनेफ्थसिन है, जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये भी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो द कीटोन ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 एंड 11 इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। अब आपको देख लेना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग कर लेनी है। उसके बाद एक तो नंबर 1 पे हमारा कीटोन ग्रुप है और एक नंबर 11 पे हमारा कीटोन ग्रुप है। तो ये हमारे 2 कीटोन ग्रुप जो क्या है, एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है। तो आपको नंबरिंग कर देनी है और नंबर के हिसाब से जो एक पॉइंट आपको बना देना है। और अगले पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो है हमारी 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो इसमें जो है 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिए हैं हमारे, एक ये रहा और एक 2 और एक हमारा ये रहा 3 और एक यहाँ पे दिए 4। तो इसमें जो 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिए हैं जो क्या है, एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है ना। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब जो इसके अगले पॉइंट की मैं बात करूँ तो द कीटोन आइसोमेरिज्म इंक्रीजेज द एक्टिविटी एट पोजीशन 1 एंड 8, है ना। तो जो 1 और 8 जो पोजीशन है ना, ठीक है, 1 और ये हमारी 8 पोजीशन, तो अगर यहाँ पे आइसोमेरिज्म हो जाता है तो इससे क्या है, जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी हमारी, है ना। और उसके बाद जो अगले पॉइंट की हम बात करें तो एट पोजीशन R2 एंड R3 हाइड्रोजन इज एसेंशियल। इफ़ वी रिप्लेस R2 एंड R3 विद एनी काइंड ऑफ ग्रुप एक्टिविटी विल बी डिक्रीजेज, है ना। तो जो हमारी R2 और R3 जो पोजीशन है, जैसे ये रही हमारी R2 एंड R3 पोजीशन, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एसेंशियल है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन होना ही पड़ेगा। अगर उस यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहेगा
तो क्या इसकी एक्टिविटी परफेक्ट रहेगी, यानी अच्छी, यानी इसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ती रहेगी। और अगर इसकी जगह पे हम कोई भी अदर काइंड ऑफ ग्रुप जोड़ देते हैं तो इससे क्या है, इसकी जो एक्टिविटी है वो घट जाएगी। तो एच क्या है यहाँ पे जो है एसेंशियल है, यानी यहाँ पे क्या है R1 R2 और R3 पे जो है आपको एच ही जो है अटैच करना पड़ेगा, तभी ये इसकी जो एक्टिविटी है वो परफेक्ट रहेगी। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। और अगले पॉइंट की हम बात करें तो एट पोजीशन नंबर 7, इफ़ वी एड एनी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप देन देयर पोटेंसी विल डिक्रीज बट देयर माइक्रोबियल एक्टिविटी विल इंक्रीज, है ना। तो जो हमारी 7th नंबर की जो पोजीशन है जो R1 है, तो यहाँ पे हम कोई कार्बन कंटेनिंग जो ग्रुप जोड़ देते हैं, है ना, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, तो इससे क्या होगा, इसकी जो पोटेंसी है ना, तो पोटेंसी तो डिक्रीज हो जाएगी लेकिन इसकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो पोटेंसी का मतलब होता है, यानी सबसे पहले जब आपने ड्रग दिया किसी को तो वो जो है अच्छा असर कर रहा था, लेकिन जब आप उसे दूसरी बार जो ड्रग दोगे, ठीक है, तो उसका असर जो है कम होगा, यानी आपको जो है डबल डोज देना पड़ेगा। तो इसे हम ड्रग की पोटेंसी बोलते हैं, यानी ड्रग का जो है डोज आपको डबल देना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पे जो है कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप जोड़ देते हैं, है ना, तो इसकी एक्टिविटी तो बढ़ जाएगी ड्रग की, लेकिन क्या है उसकी पोटेंसी घट जाएगी, यानी आपको ड्रग का डोज ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगले पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो हमारा व्हेन वी ट्रीट टेट्रासाइक्लिन विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन देन आफ्टर डिहाइड्रेशन दे फॉर्म्ड अ न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑक्टा टेट्रासाइक्लिन विच इज़ मोर इफेक्टिव देन टेट्रासाइक्लिन। तो अगर मैं बात करूँ टेट्रासाइक्लिन की, तो अगर हम इसे रिएक्ट कराते हैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन के साथ और उसके बाद जब इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा, एक नए काइंड ऑफ ड्रग यानी एक नया ड्रग बन के आएगा जिसका नाम है हमारा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। तो वो क्या है, इससे जो टेट्रासाइक्लिन है उससे ज़्यादा इफेक्टिव भी है ना। तो एक नया ड्रग हमारा बन जाएगा जब हम इसे क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो है इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो उसके बाद जो है इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या एक नया ड्रग बन जाएगा हमारा, जिसे हम बोलेंगे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। और वो क्या है ज़्यादा इफेक्टिव होगा टेट्रासाइक्लिन के कंपेयर में। तो ये हो गया हमारा इसका सार, और इसके छोटे मोटे पॉइंट आप खुद से बना के लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। वैसे अगर आप में एग्जाम में सार पूछा जाए तो आप जो है 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन 5-6 पॉइंट ही जो है सफिशियंट होते हैं। तो ये हो गया इसका सार। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी ड्रग है अगर उसका सार पूछा है आपसे तो आप बस उसका स्ट्रक्चर याद कर लो, और उसमें स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें दी हैं तो वो एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी होती हैं। ऐसे ही आप 4-5 पॉइंट लिख दोगे और उसके साथ जो है आप कुछ पॉइंट अदर से जोड़ सकते हो, यानी कोई अगर हम बल्कि या कोई बड़ी जो चेन वाला अगर ग्रुप जोड़ते हैं तो एक्टिविटी घट जाएगी या बढ़ जाएगी। आप इस तरह से जो है 6-7 पॉइंट आप आराम से लिख दोगे, और एग्जाम में बस इतना ही लिखना ज़रूरी है। आप अगर ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे तो आपके पास टाइम भी कम रहता है, और क्या जो अदर क्वेश्चन रहते हैं उनके लिए जो है टाइम सफिशिएंट बचता नहीं है। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है। तो ये हमारा इसका सार हो गया। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको बस इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना है, 3-4 बार बना के देख लेना है, सारा लिख लेना है इसका, और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और अब बात करते हैं इसके ड्रग फॉर्मेशंस की, कि अगर हम रिप्लेस करते जाएँ चीज़ों को तो कौन कौन से नए ड्रग बनेंगे। तो आप इसे देख लेना। तो ड्रग फॉर्मेशन में हम क्या इसके स्ट्रक्चर को देख लेंगे, और इसके बाद जो है इसके जो अलग अलग हम इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारे पास कुछ पोजीशंस है। जैसे एक तो हम R1 पे यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, R2 पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, R3 पे जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और R4 पे जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो भी हमारी मॉडिफिकेशंस रहेगी, जो भी हम अलग से जो चीज़ें जोड़ेंगे, तो वो क्या है हम R1 पे जोड़ेंगे, R2 पे जोड़ेंगे, R3 पे जोड़ेंगे और R4 पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम R1 की पोजीशन पे H जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पे हम H जोड़ दें, है ना, और R2 की पोजीशन पे OH जोड़ दें, अगर हम यहाँ पे OH, R3 की पोजीशन पे CH3 जोड़ दें, और R4 की जगह पे हम क्या जोड़ दें, H जोड़ दें, तो इससे क्या है हमारा एक नया ड्रग बन के आएगा जिसका नाम होगा टेट्रासाइक्लिन, है ना। और उसके बाद जो है अगर हम इसकी जगह पे Cl जोड़ दें, अगर यहाँ पे जोड़ दें हम Cl, और यहाँ पे जोड़ दें हम OH, और यहाँ पे जोड़ दें हम CH3, और यहाँ पे जोड़ दें हम H, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एक नया ड्रग बन के आएगा जिसका नाम है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे अलग अलग यानी ग्रुप्स को जोड़ते जाएंगे, अलग अलग जो है इन पोजीशंस पे जो है मॉडिफिकेशन करते जाएंगे, और हमारे जो है नए जो है डेरिवेटिव्स इसके बन जाएंगे, यानी नए ड्रग्स जो है बनते चले जाएंगे। तो ये इसके ड्रग फॉर्मेशन, तो बस आप मॉडिफिकेशन से इसमें कर सकते हो और आपके जो है नए जो है ड्रग्स बनते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ड्रग फॉर्मेशन, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट बिल्कुल अच्छे तरीके से। और टेट्रासाइक्लिन आपका ख़त्म हो गया, तो इन्हें आप बस लर्न कर लेना। आप बना के देखना चाहो तो आप बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जितना बनाओगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर्स को आपको
याद नहीं करना है। तो यहाँ मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स बता देता हूँ। तो एक तो आपको कभी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो एक तो आपको स्ट्रक्चर्स को कभी रटना नहीं है, आपको ना बार बार बना बना के देखना है, तभी आपकी जो अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी, है ना। और आप जो है उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे स्ट्रक्चर को। अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए तो आप स्ट्रक्चर के साथ उसका सार भी लिख दोगे और स्ट्रक्चर की जो स्टीरियो केमिस्ट्री भी लिख दोगे। इससे आपके दो फायदे हो जाएंगे अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाते हो तो। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, बस स्ट्रक्चर होता है और उसके जो है मॉडिफिकेशंस रहते हैं, यानी अलग अलग ड्रग्स को जोड़ के, अलग अलग जो ग्रुप्स को जोड़ के जो है नए नए ड्रग्स बनते चले जाते हैं। फिर कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, यूजेज होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये नॉर्मल से चीज़ें रहती हैं, तो आप जो है आसानी से कर लोगे, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो टेट्रासाइक्लिन फिनिश हो गया है। और सबसे लास्ट जो है पहली यूनिट का जो सबसे लास्ट जो टॉपिक बचा है वो बचा है हमारा अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। तो इसे हम जो है एक वीडियो में कल की में कवर कर देंगे। छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा बिल्कुल बड़ा भी नहीं है, एक पेज में ही जो उसके नोट्स आ जाएंगे, तो उसे हम कल कवर करेंगे। और आज के वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाओ, उसे ज्वाइन करो और वहाँ से जो है डाउनलोड कर लो। तो ये हमारा चैप्टर टेट्रासाइक्लिन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।